प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे विषय विज्ञान कक्षा 10 के पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो बिंदु रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पर चर्चा की। इस वीडियो में हम देखेंगे भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझें तो हम लिखेंगे किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह पदार्थ अपने रासायनिक गुणों एवं संगठन में पूर्व पदार्थ से भिन्न हो जाता है या मूल पदार्थ से भिन्न हो जाता है, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अथवा इसी को हम अपने दूसरे शब्दों में लिखें तो हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने जब रासायनिक परिवर्तन देखा तो उसमें हमने लिखा था कि इस घटना के अंदर जो पदार्थ है वो अपने रासायनिक गुणों एवं संगठन में क्या होता है, परिवर्तन कर लेता है। और वही बात हम रासायनिक अभिक्रिया में लिख रहे हैं। एक बात हमें यहाँ जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो ये है भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो मूल पदार्थ और जो परिवर्तित पदार्थ बनता है उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान दोनों तरफ क्या रहता है, बराबर रहता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस दौरान अभिकारकों एवं उत्पादों का जो द्रव्यमान है वह संरक्षित रहता है, या पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही कब रहता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होने के बाद में रहता है। अब हम बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अब रासायनिक समीकरण की। तो हम लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को अणुसूत्रों एवं प्रतीक के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम लिखें कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। क्या? कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब अगर हम लिख दें कार्बन का उसका प्रतीक C, ऑक्सीजन को O2 और अपने पास बन गई CO2, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को उनके अणुसूत्र या उसका जो प्रतीक है उसके रूप में व्यक्त करना ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण है वो कहलाता है। अब बात करते हैं हम जो रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार लिखते हैं, उसके चरणों की हम बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले क्रिया
कारक या जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कारक या अभिकारक। को बाईं तरफ लिखकर तीर का निशान लगा देते हैं। दूसरा, अगर अभिकारक या उत्पादों में पदार्थों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हमने पीछे जो समीकरण देखी C+O2, तो हमारे पास ये जो क्रिया कारक या जो अभिकारक थे इनकी संख्या एक से अधिक, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आ जाएगा? धन चिन्ह आ जाता है। अब अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में हम लिखेंगे अभिकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब अगर चौथे चरण की हम बात करें तो हम लिखेंगे दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद की दिशा, दोनों ओर के अणुओं की संख्या घटा बढ़ाकर द्रव्यमान संरक्षित किया जाता है और इस प्रकार की विधि अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि उत्पाद एवं जो अभिकारक है उनमें द्रव्यमान संरक्षण करने के लिए दोनों तरफ के जो अणु और जो परमाणु हैं उनकी संख्या को घटा या बढ़ाकर उसको सुरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। पांचवें पॉइंट में हम लिखेंगे इस प्रक्रिया में
ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणुओं को अणुओं एवं परमाणुओं को पहले संतुलित किया जाता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक समीकरण है C3H8 प्लस O2 और बनेगा अपने पास CO2 प्लस H2O। प्रोपेन प्लस में ऑक्सीजन और अपने पास बन गई कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस में जल। अब हमने लिखा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य जो पदार्थ हैं या जो तत्व हैं उनको पहले हम क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हमारे पास क्या बच गया, कार्बन। तो हम देखें तो यहाँ अपने पास कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और इधर कितनी है, 1। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3। तो यहाँ कार्बन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हमारे पास और कोई भी तत्व नहीं है, तो अब हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन को। किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अगर हम संतुलित करें तो देखते हैं अपने पास समीकरण क्या हो गई है, C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस में H2O। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 8, और यहाँ कितनी है, 2। यहाँ लगा दिया हमने 4, तो 4 दुए 8, हाइड्रोजन संतुलित हो गई। अब इसके बाद अगला चरण आएगा, उसमें हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। तो हमारे पास समीकरण है अब C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां अगर हम बात करें तो 3 दुए 6 और 4 कितनी हो गई, 10। यहां कितनी है, 2। तो यहां हम लगा दें 5, तो कितनी होगी, 5 दुए 10। तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। कैसे, अब अगर हम बात करें तो यहां कार्बन कितने हैं अपने पास, 3। यहां भी कितने, 3। यहां हाइड्रोजन कितनी है अपने पास, 8। यहां भी कितनी, 4 दुए 8। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहां कितनी होगी, 5 दुए 10। यहां 3 दूनी 6 और प्लस में 4 कितनी हो गई, 10। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक जो समीकरण है इसके जो दोनों भाग हैं उन दोनों भागों में द्रव्यमान बराबर कर देंगे तो हम इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। और कभी भी हम समीकरण को अगर लिखें तो वह हमारी समीकरण कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो नियम कौन सा, भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य जो तत्व हैं उनको संतुलित करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं और सबसे अंत में किसको संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। अब समीकरण संतुलित होने के बाद अपना जो अगला चरण आएगा वो होता है समीकरण में जो पदार्थ बनते हैं उनकी अवस्थाओं को व्यक्त करने का। जैसे हम बात करें हमारे पास कार्बन प्लस में ऑक्सीजन और क्या बन गई, CO2। कार्बन कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो सॉलिड ऐसे लिखेंगे नीचे उसके ब्रैकेट में। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, तो G लिख देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, तो क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। अगर हम बात करें अभी एक नई समीकरण की, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड
H2O जल, और हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस, तो सॉलिड। जो द्रव जल है वो कौन सी अवस्था में? द्रव यानी लिक्विड, तो L लिखेंगे। और ये है कैल्शियम का जलीय विलयन एक्वस, तो इसे AQ द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो हम देखेंगे ठोस के व्यक्त करने के लिए हम नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे S, गैस के लिखेंगे हम ब्रैकेट में G, द्रव अवस्था के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे लिक्विड यानी L, और जो जलीय विलयन है उसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस यानी AQ। इस प्रकार हम इसकी अवस्थाओं को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम बात करें अगले चरण की, तो रासायनिक अभिक्रिया अगर उत्कर्मणीय हो, यानी दोनों तरफ अगर चलती हो, तो उसके लिए हम अभिकारकों एवं उत्पाद यानी अभिकारक और जो उत्पाद बनता है इसके मध्य में इस प्रकार दोनों तरफ तीर का चिन्ह है वो लगाते हैं। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद, और उत्पाद से पुनः क्या बन जाएगा? अभिकारक है वो बन जाएगा। यानी अभिकारक से उत्पाद बनते रहते हैं और उत्पाद से पुनः क्या बनते रहते हैं? अभिकारक है वो बनते रहते हैं। अगले चरण की हम बात करें तो कुछ अभिक्रियाओं में निश्चित ताप व दाब की आवश्यकता होती है। तो उस ताप व दाब को हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन की अगर हम अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास बनती है अमोनिया गैस। इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास 773 केल्विन तापमान और 200 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। 773 केल्विन तापमान और 200 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। अब अगर इस समीकरण को हम संतुलित करें तो हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। अब कितने हो गए? 2। अब यहाँ हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास कितनी है? 2, और यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ लगा दिया हमने 3। तो हमारी ये जो समीकरण है ये क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब अगर हम बात करें अपने 10वें चरण की, 10वें चरण की हम बात करें तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हमें उत्पाद के साथ साथ जो ऊर्जा निकलती है या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको लिखना पड़ता है। तो पहले हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे हमने अभी देखी N2 प्लस H2 होता क्या है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। .5 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो ये प्लस का चिन्ह लगा के जो ऊर्जा निकलती है इसको आगे व्यक्त करते हैं। अब अगर बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तो इस अभिक्रिया को होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा इसको चाहिए होती है या ऊर्जा इसको चाहिए होती है। उसको व्यक्त करने के लिए अगर हम बात करें तो
नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं तो NO2 प्लस में कितने, सॉरी माइनस में चाहिएगी तो माइनस में आएगी, और कितनी ऊर्जा चाहिएगी, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है उसकी इसे आवश्यकता होती है अभिक्रिया कराने के लिए। अब अंतिम चरण की अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण लिखने की, तो उसमें हम लिखेंगे अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता हो तो तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण लिखते किस प्रकार हैं, और उस समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं, ये सारा कुछ हमने सीखा। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।